नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज के विषय के बारे में हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह भारी मतों से चुनाव जीत चुकी हैं। अन्नपूर्णा सिंह माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। जौनपुर से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू, वहीं रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। प्रतापगढ़ में राजा भैया का जलवा बरकरार है। इस सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के टिकट पर उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है। इसके पहले 1982 में कांग्रेस को यूपी विधान परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक किसी भी दल को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी ने एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। वहीं जहां इस चुनाव को लेकर सपा को जीत का भरोसा था, लेकिन सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ और अखिलेश यादव परिवार की कर्मभूमि रही इटावा में भी बीजेपी की जीत हुई। वहां बीजेपी के प्रांशु दत्तक द्विवेदी ने सपा को हराकर जीत का परचम लहरा दिया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव परिणामों में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की। इस जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा के साथ साथ किसी पार्टी को विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत हासिल हुआ हो। जीतने वालों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हैं। वाराणसी से बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय उम्मीदवार होकर जीत दर्ज करने में कामयाब रही हैं। वहीं आजमगढ़ से विक्रांत सिंह रीशू की झोली में भी जीत की खुशी आई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से राजा भैया की जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह भी जीत चुके हैं। वहीं वाराणसी सीट से हारने के बाद सुदामा पटेल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखेबाज करार देते हुए अन्नपूर्णा सिंह का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह की पत्नी के साथ पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल थे। आगरा की फिरोजाबाद एमएलसी सीट से बीजेपी जीती है। यूपी के आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी के विजय शिवहरे ने सपा के दिलीप यादव को हरा दिया और उनसे एमएलसी की सीट छीन ली है। महाराजगंज से बीजेपी के सीपी चंद जीत गए हैं। सपा के रजनीश यादव यहां से हार गए। जौनपुर से बीजेपी के ब्रजेश सिंह जीते। बलिया से बीजेपी के रवि सिंह पप्पू जीते हैं। बहराइच से बीजेपी की प्रज्ञा त्रिपाठी जीती हैं। लखनऊ से बीजेपी के रामचंद्र प्रधान, सुल्तानपुर से बीजेपी के शैलेंद्र प्रताप सिंह जीते। वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह जीती है। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीशू जीते हैं। तो कुल मिलाकर यूपी एमएलसी का जो ये चुनावी परिणाम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया है और इन चुनावों में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। हालांकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनावों के लिए एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव परिणामों में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा के साथ साथ किसी पार्टी को विधान परिषद में भी बहुमत हासिल हुआ हो। सहारनपुर मुजफ्फरनगर विधान परिषद सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। वहीं देवरिया से सपा उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान चुनाव में हार चुके हैं और बीजेपी के रतनपाल सिंह विजयी हुए हैं। मुरादाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है। सिर्फ 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बाकी सब पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट से बीजेपी की जीत हुई। हालांकि पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में बीजेपी की करारी हार हुई है। ब्रजेश सिंह की बादशाहत कायम है। पत्नी अन्नपूर्णा की एक तरफा जीत हुई है।
और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देशबंधु दीक्षित जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दीपक राय जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और निशांत ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देशबंधु जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। विधान परिषद चुनावों में भी आपने जीत का परचम जो है वो लहरा दिया है सर, बड़ा इतिहास आप लोगों ने रचा है। सबसे पहले आपको उसके लिए बधाई। देशबंधु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी बात आप जैसा कि आपने कहा, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने परम आदरणीय भारत के लोकप्रिय जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री गणेश दामोदर दास मोदी जी, फिर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी और संपूर्ण शीर्षस्थ नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से और शुभकामनाएं। देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है और ये ऐतिहासिक जीत के साथ जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है कि अब हम विधान परिषद में भी बहुमत में आ गए हैं और दोनों विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह हमारा बहुमत है। तो ये विजय के साथ साथ ईमानदारियों का भी एहसास दिलाता है और हम अब हमें जो है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और निस्संदेह देखिएगा, अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जो बनने की राह पर आगे बढ़ा है। आगामी आने वाले वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में जानेंगे। निशांत ठाकुर जी, आपका तो सुपड़ा साफ हो गया सर। बहुत आप लोगों ने मुद्दे उठाने की एक बार फिर से कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 2022 में विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश विपक्ष में रहने के लिए संघर्ष का रास्ता हमें प्राप्त हुआ है, जिस पर समाजवादी पार्टी जननायक भीमराव अम्बेडकर गांधी जी के रास्ते पर चलकर सदन से लगाकर जनता के दरबार तक जनता पर हुए उत्पीड़न को खाएगी और विपक्ष में रहकर मजबूती से कार्य करेगी। जनता पर हुए अत्याचार को सदन से लगाकर जनता के दरबार तक आती रहेगी। फिर भी सर, इस हार का मंथन तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना, समीक्षा तो करनी पड़ेगी कि कुछ सीटें तो आपसे छिन भी गई। इतनी करारी हार की क्या वजह रही होगी? अगर टेक्निकली इशू और चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखिए तो आज तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि जिसकी भी सरकार रही है उसके ही पक्ष में ही एमएलसी के चुनाव या छोटे चुनाव हो जाते हैं। बाकी ठीक है, चुनावी प्रक्रिया है, इसमें मेरी पर्सनली व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी को तो जनता का जन संघर्ष प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर चलकर जनता के हित में काम करेगी, जनता पर हुए नीतियों पर प्रहार करेगी और विपक्ष में रहकर मजबूती से आवाज उठाएगी। दीपक राय जी, इस एमएलसी के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप, और उसके बाद जो परिणाम सामने आया है, एक बार फिर से तमाम जो इतिहास था वो रचा गया, तमाम समीकरण ध्वस्त हो गए। ये भी पहली बार हुआ कि एक ही पार्टी ने 2 बार सत्ता जीत ली हो विधानसभा चुनाव में, और ये पहली बार हो रहा है कि विधान परिषद में 1982 के बाद से किसी पार्टी को इस तरीके से पूर्ण बहुमत मिला हो। दीपक जी। तो मैं देशबंधु जी और बीजेपी पूरी पार्टी को बधाई देना चाहूँगा। बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। देखिए, अब बीजेपी जो है एक ब्रांड बन चुकी है, लोगों का विश्वास बन चुका है, तो शायद उसको फायदा मिल रहा है। अब बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो जीतेगा, क्योंकि भविष्य जो है उनका दिख रहा है। जिस तरह के काम शुरू किए योगी आदित्यनाथ जी ने, चाहे मोदी जो एक ब्रांड बन चुके हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता है, चाहे छोटे इलेक्शन हो चाहे बड़े इलेक्शन हो। और दूसरी चीज, बीजेपी जो है हर इलेक्शन, चाहे छोटी इलेक्शन हो चाहे बड़े इलेक्शन हो, सबको बहुत ही गंभीरता और संजीदगी से लेती है। तो उसका जो है परिणाम है जो वो अच्छा आ रहा है। आज देखिए, समाजवादी पार्टी एकदम जीरो हो गई। उसका रीजन एक तो आपसी अंतर कलह जो है, शिवपाल यादव जी का नाराजगी, आजम खान जी का नाराजगी, तो ये चीज बिखराव जो है वो उसका भी फायदा जो है बीजेपी को मिलता है। सबसे बड़ी चीज, बीजेपी जो विश्वास बन चुका है पब्लिक का और भी मतलब जो इसके मेंबर्स हैं, कार्यकर्ता है, ये चीज अब जो है अब किसी बीजेपी की विजय यात्रा को रोक नहीं सकती। देशबंधु
ठाकुर जी, अब इसे योगी लहर कहा जाए, मोदी लहर कहा जाए, या योगी मोदी दोनों की लहर इस तरीके से चल रही है कि हर कोई उसमें बह जा रहा है? देखिए, यह बात सत्य है, ये योगी मोदी दोनों लोग की संयुक्त रूप से जीत है। और जब से 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने नेतृत्व संभाला है देश का, प्रदेश में जब से योगी का है, तब से हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश में हमेशा विकास की निरंतर सारी योजनाओं को लागू किया है। और प्रदेश और देश की एक एक जनता, यानी देश के अंतिम दौर पे खड़े हुए हर एक व्यक्ति का विकास हो, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ के साथ चले हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात हो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी मेरे समाजवादी ने कहा कि ये सत्ता का चुनाव होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, 2014 से 2017 तक आपने देखा अनेकों बार इन्होंने महागठबंधन किए। आज भी आपने देखा होगा प्रतिदिन इनके यहाँ आंतरिक कला के नए नए घोटाले हो, कभी शिवराज जी नाराज हो जाते हैं, कभी माननीय आजम खान साहब नाराज हो जाते हैं। तो देखिए, इनको अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए और जनता जनार्दन से जुड़े हुए हित के सारे कार्यों पर फोकस करना चाहिए। आप जनता जनार्दन से जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे, ये हार बार बार आपको इस बात का एहसास दिलाती जाएगी कि आपने कहीं कोई कमियां छोड़ी। सर, मोदी के खुद प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में आपको जीत हासिल नहीं हो पाई है, इसकी कोई वजह मान रहे हैं? वाराणसी सीट आपके कब्जे में नहीं आ पाई। देखिए, आपने जैसा कहा वाराणसी सीट की बात चर्चा में आप करते हैं, पहले मैं आप 1 मिनट अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। वाराणसी सीट की जहाँ तक बात हुई, वहाँ पे हमने प्रयास किया और वहाँ किस तरह से हारे हैं इसकी समीक्षा की जाएगी, उसके बाद उनका कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा 35 में 32 सीटें जो हम जीते, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड को दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि हम जनता जनार्दन से जुड़े हुए सभी मुद्दों के साथ जुड़े हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। और रही बात हमारी विपक्षी पार्टियों की बात, ये जनता से हमेशा दूर हटे रहे हैं और जनता की समस्याओं के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। आज आप माननीय अखिलेश यादव को देख लीजिए, उनके परिवार में ही जो है हमेशा हर चीज में मतभेद है। चाचा शिवराज जी अलग नाराज है, श्रीमती अपर्णा की नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो जो अपने परिवार को नहीं संगठित कर पा रहा है, वो पार्टी कैसे चलाएगा? पार्टी को चलाने के लिए हमें बैठ के अपने हार के कारणों से, केवल ये सत्ता का चुनाव है, ये इसका चुनाव है और अनर्गल बातों पर प्रतीकात्मक कारण करके हम मूल कारण पे जाए। देखिए, जनता जनार्दन सब समझती है और 2014 से जब से हमारे प्रधानमंत्री ने देश को संभाला है, तब से हर एक मुद्दे, चाहे विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति हो, आपने देखा आज भी कोरोना काल बीते जाने के बाद भी देश के 80 करोड़ गरीब से गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था हो, चाहे उनके रोजगार की व्यवस्था हो, हम नित नए फैसले लेने में और कोई साहसिक कदम उठाने में जो जनता के हित के लिए अभिप्राय हम पीछे नहीं हटे हों। उसी तरह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, खुद भी कोरोना होने के बावजूद भी और स्वयं के पिताजी के देहांत होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर वह उनकी सेवा में दिन रात लगे रहे। और यह उसी का परिणाम है और उसका सकारात्मक परिणाम है कि आज ऐसी ऐतिहासिक सीट मिली है। और विधान परिषद में भी जहां हम आज तक कभी बहुमत में नहीं आए, वहां भी हम 2/3 बहुमत में आ गए हैं। और देखिएगा, निसंदेह अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर जो चल रहा था वो दौर चला हुआ। निशांत ठाकुर जी, अब उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है सर। आपको जल्द से जल्द हार की समीक्षा करनी पड़ेगी और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के भीतर गुटबाजी थी, उसी का परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वो ओपीएम की पुड़िया है कि जो ध्यान भटकाने में अहम भूमिका निभाती है। जिस सरकार में छात्रों के ऊपर जेल में डालकर टॉर्चर किया जा सकता हो, मीडिया के साथियों को नग्न किया जा सकता हो, तो उसमें विकास की तो कोई उम्मीद हो नहीं सकती। बाकी जनता जनार्दन इनके अगर आशीर्वाद देकर के इनको सत्ता में बैठाया है 2022 के विधानसभा चुनाव में या सत्ताधारी राज्य में, तो इनको जनता के हित में काम करना चाहिए। ऐसी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बुलडोजर संबंधित हो या महंगाई संबंधित हो, जो इस बात को दर्शाती है कि ओपीएम की कुड़िया निकाल कर जेब से सिर्फ ध्यान भटकाने का काम होता है। लेकिन मैं फिर भी अपने निजी स्तर से, समाजवादी पार्टी का स्तर नहीं, मैं अपने निजी स्तर से भारतीय जनता पार्टी की जीत को बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जिन समाजवादी जनता के आधार पर, जिन निर्धन जनता के आधार पर, जिन साथियों के आधार पर, जिन बेरोजगार के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं, उनकी आशाओं पर खरा उतरे, उनको रोजगारी दे, महंगाई पर रोक लगाई जाए।
नहीं तो आपने असल एक मुद्दा बार उठाने फिर का काम एक तो बार किया फिर ना। भारतीय निशांत जी जनता एक बात बताएं, एक बार आप फिर ये बात भारतीय कह जनता रहे हैं कि पार्टी ये को ध्यान जीत की भटकाने बधाई। में सफल हो जाते हैं, चलिए मान भी लेते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में बीजेपी कामयाब हो जाती है, लेकिन आप तो असल मुद्दों पर ध्यान ये आकर्षित मेरी कर रहे बात हैं नहीं ना, है, फिर जनता का ध्यान क्यों ये नहीं जा मेरी रहा है? बात नहीं है, ये आंकड़ों की बातें हैं। जनता उत्तर प्रदेश 2.0 में भी परेशान है। जैसे महंगाई की मार है, 24 रुपए प्रति दिन के हिसाब से डीजल बढ़ रहा है। आने वाले चुनाव के अकॉर्डिंग 175 रुपए डीजल बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ जाएगा। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि 93.1% ईवीएम सॉरी इनके आरटीआई के मद्देनजर एक सर्वे आया है, जो एक मैं आपको इसका साक्ष्य भी दिखा सकता हूँ कि महंगाई की जो ग्राफ है पल पल बढ़ रहा है। इनको महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ, समाजवादी पार्टी बधाई देती है कि जनता के अनुसार अगर ये जीते हैं तो जनता के अनुसार कार्य करें। दीपक राय जी, वाकई में यही बात है सर कि असल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटका देती है, और जो भी चुनाव हो मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ही रहता है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेती है। बात पे टिप्पणी नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए, क्या मैं ये सनातन धर्म से मेरा नहीं सवाल हूँ? दीपक जी से है। आदित्यनाथ आ रही हूँ सनातन धर्म ठाकुर से साहब, नहीं आ है, रही हूँ या सर। समाजवादी पार्टी में कोई सनातन धर्म से नहीं है, नहीं। लेकिन बात ये है कि ये बात को बढ़ा चढ़ाकर इस तरीके से ओपीएम की पुड़िया निकालकर ध्यान भटका कर केंद्रित किया जाता है कि जनता गुमराह होकर वोट करती है। और स्वयं आज की जनता स्वयं जानती है कि एक छलावा हुआ उनके साथ, चलिए ठीक है। छलावा होकर के महंगाई का इतना ग्राफ बढ़ चुका है। और एक बार उत्तर छलावा प्रदेश होने के बाद फिर उन्होंने एमएलसी चुनाव में फिर वही कर दिया है, ओखली में सर दे दिया। देखिए, एमएलसी और छोटे चुनाव की आप बात करेंगे, मेरा ये ग्राफ नहीं, ये जनता के अनुसार ग्राफ होता है। आप देख लीजिए जो सत्ता में बैठे होते 99.9% इन्हीं के पक्ष में चुनाव। दीपक देखिए, बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है वो सब बहुत ही आक्रामक होती है और हर तरह की चीजों को देखती है। आज विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है तो पूरा विपक्ष जो है, जितने मुद्दे हैं, रोजगार हुआ, महंगाई हुआ, कानून व्यवस्था हुई, सबके बावजूद जो है जनता जो है विपक्ष को नकार रही है। तो ये विपक्ष को समझना होगा। आज देखिए, पहले जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, विपक्ष जो है 3 जगह पे गिरा था बीजेपी को, चाहे वो हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो और उन्नाव, और तीनों जगह बीजेपी जीती। तो आज ये विपक्ष को जानने की जरूरत है कि उसकी जो साख है, उसकी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो उसकी छवि होती है, वो इतनी क्यों खराब हो चुकी है। इतनी समस्याओं के बावजूद भी अगर बीजेपी जीतती है तो इसके विपक्ष को सोचना होगा ना कि बीजेपी की तो हर तरह से अतरटे अपना रही है। आप देखिए, चाहे हिंदुत्व कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, जीत रहे हैं। लेकिन आप ये कह के अपनी कमजोरी छिपा नहीं सकते कि नहीं बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो रही है, गलत चीज कर रही है, ये चीज कर रही है, वो चीज है। आप ही इस हिसाब से चुनावी रणनीति बताइए ना। आप देखिए, कांग्रेस पूरी खत्म हो चुकी, बीएसपी ने तो कोई वो कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो विपक्ष खत्म होता जा रहा है। तो उसका एक फायदा एक बीजेपी को मिल रहा है। तो बीजेपी मेहनत करती है, इसके कार्यकर्ता बहुत ही डेडिकेटेड है और एक नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है, संगठन बहुत स्ट्रांग है, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, मुद्दे बहुत हैं, चाहे बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, सबको के बावजूद बीजेपी जीत रही है। तो ये विपक्ष को सोचना है ना कि बीजेपी को। निशांत जी, देखिए, सत्ता से दबंग के लड़ते हुए अत्याचार के खिलाफ जो चुनाव होता है, आज के टाइम में प्रक्रिया एक ही तरफा हो चुकी है। ये मुझसे नहीं, सारी दुनिया जानती है, सब चैनल जानते हैं, सब उत्तर प्रदेश पूरा जानता है, या भारतीय जनता 37 प्रदेश सब जानता है। लेकिन मैं फिर भी समाजवादी पार्टी के बढ़े हुए ग्राफिक को और इनके बढ़े हुए विधायक को समाजवादी पार्टी के की जनता ने, जनशोषित ने, गरीबों ने दिखाया है कि क्रूर नीतियों के बढ़ते हुए रथ को सब समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। लेकिन अगर आप बात पर्सनली एमएलसी की करेंगे तो अगर आप मुझसे डिबेट से हटकर भी आप पूछेंगे या किसी वरिष्ठ पत्रकार से भी पूछेंगे, आप स्वयं से भी जानेंगे, तो सत्ता की तरफ यह चुनाव 101% जाता है। यह किसी से छुपी बातें नहीं होती। लेकिन अभी मैं जो बता रही थी, दीपक जी से भी मैं चर्चा कर रही थी सर, 1982 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि पूर्ण बहुमत विधान परिषद चुनाव में किसी पार्टी को मिला हो। ये भी तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना। इसमें आपकी बात मैं कैसे एकदम सही मान लूं सर? 1982 के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है। जिस राज्य में छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही हो, अगर वो संघर्ष करना चाहते हैं। मैम, आवाज रिपोर्ट हो रही है। मैं आपकी वॉइस ठीक करवा देती हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 1982 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, तो कुछ तो बात होगी। बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। चलिए ठीक है। देशबंधु जी,
बेरोजगारी, महंगाई, छात्र का मसला, ये हमेशा समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी और आपकी परेशानियां बढ़ाती रहेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि एमएलसी चुनाव में हमने सुपड़ा साफ कर दिया, विधानसभा चुनाव में हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली तो आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से, देखिए महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे आपने जो उठाए उस बात से मैं सहमत हूँ कि आज महंगाई से जनता परेशान है। रोजगार के मुद्दे पे मैं मानता हूँ कहीं न कहीं हम, लेकिन हमारी कोशिशों तो आप इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो हो, चाहे प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर महंगाई पर लगाम लगाने के हम एक नए प्रयोग कर रहे हैं। और जो आज भी आपने देखा होगा, चाहे आप देखिए हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान, उसकी क्या स्थिति है, लेकिन आज आप देखिए उसका सकारात्मक है। आज हम देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये चिंता है, हमारे मुख्यमंत्री को ये चिंता है कि हमारा कोई व्यक्ति भूखा नहीं। इसी का आप रोजगार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास हो, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास हो, विभिन्न प्रकार की कौशल विकास प्रदाता हो, चाहे आपने देखा होगा मोदी योगी हो, प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार की योजनाओं द्वारा हम रोजगार प्राप्त कराने के लिए जनता सर्वसुलभ हो। इसी प्रकार हम बहुत सारे आपने देखा होगा डिजिटल माध्यम से हमने रोजगार बहुत सारी व्यवस्था, इसी में भी आपने देखा 3 मुद्दों पे हम जो है बहुत सारे बारे में हमें हमारे कृषि मंत्री ने अनेकों बार प्रयास किए। 11 दौरों की मीटिंग की, फिर हमारे प्रधानमंत्री ने जब लगा कि यह फैसला देना, तब भी हम जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने 3 कृषि कानूनों को। देखिए हमारे देश का समस्या हो सकती है, लेकिन समस्या का समाधान खोजने में भारतीय जनता पार्टी कोई पुड़िया बताए सर आपके पास? निशांत जी बता रहे थे एक पुड़िया है जो आप निकाल देते हैं और उसके बाद जो असल मुद्दे हैं वहां से लोगों का ध्यान भटक जाता है। और नहीं, देखिए मेरी बात 30 सेकंड देखिए, और रही बात निशांत जी की बात, देखिए राष्ट्रवाद हमारा, देखिए राष्ट्र है तभी सब हम है। अगर हमारा राष्ट्र नहीं बचा रहेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। देश सर्वोपरि है और देश की रक्षा सुरक्षा चाहे किसी भी मुद्दे से हो, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा। और देखिए हमें हार के मूल कारणों से जाना, जब जनता लोक कल्याणी हित के कार्य हम नहीं करेंगे और लोक कल्याण से जब हम दूर रहेंगे तो हमारे विपक्षी दलों को बार बार हार का सामना पड़ेगा। और जैसा कि आप चैनल पर यह बात सब पूरे विश्वास से 15 साल से सपा बसपा की सरकारें, आपने देखा केंद्र में भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहा, और आपने देखा होगा भ्रष्टाचार का इन्होंने पर्याय बना दिया। और उसी का ठीकरा था कि इतने बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह मौन प्रधानमंत्री बन के जो है उनके द्वारा किए गए कार्य को संवैधानिक देश को सामूहिक रूप से फाड़ा गया। तो मैं ये कह सकता हूँ ये इनके कुकर्म है, इनको अपने हार का ठिकरा हो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हो, यही बसपा सरकार की शासन दोनों का 1000 से ज्यादा दंगे हुए। और आज प्रदेश में आपने देखिए 5 वर्ष का जो मुख्यमंत्री का शासन रहा, एक भी कोई बड़ा दंगा पता इसी क्रम मुख्यमंत्री का शासन हुआ है। आज कानून व्यवस्था के नाम हर आदमी चाहता है, लेकिन मूलभूत क्या चाहता है? आज आदमी चाहता है कि हमारे परिवार को सुरक्षा, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबका स्वास्थ्य। और ये सारी जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है उससे विपक्ष हमेशा कट कर रहा है। देखिए इसी के बंद कमरों जनता के हित के मुद्दों को न उठाना और केवल आंतरिक कला। आप देखते हैं आज विधानसभा का ठीकरा एक दूसरे पर फोन है, चाचा का विवाद रहता है, कभी आजम खान नाराज हो जाए, कभी माननीय मुलायम सिंह नाराज कर। अखिलेश यादव ने किसी भी न बड़ों का सम्मान किया न छोटों को साथ देने की रही। आपको जैसा कि हमारे दीपक जी ने कहा, बात में भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। देखिए हम मानते हैं कि कुछ मुद्दे हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा सकारात्मक है और हम जनता के हितों से हमेशा जुड़े रहे। चाहे कितने कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहे सदन से लेकर सड़क तक हमेशा क्रियाशील रहा। लेकिन इन्होंने आपने देखा होगा चाहे कोरोना की विविधता हो और चाहे पिछले 5 साल आपने देखा पक्ष कहीं भी आपको नजर नहीं आया और जनता से होते मुद्दों से इनका दूर दूर तक कहीं सरोकार। केवल विपक्ष का एक ही काम रहा, 4 घोटालों में आपने देखा संलिप्तता है इनके बड़े बड़े नेताओं ने अवैध रूप से। आपने अभी देखा इनके यहाँ इत्र की खुशबू कितनी फैली और विधानसभा में आपने नकारात्मक प्रचार देखा। भाषा शैली इनकी देख लीजिए, आपने इतनी नकारात्मक और सुस्ती आप देख लीजिए, पहले से लेके आखिरी तक का जो इनकी है
सबके ऊपर कहीं न कहीं जघन्य अपराधों में कठिन से कठिन मुकदमे चल रहे, उनको इन्होंने टिकट दी और इन्होंने जनता के हित को कभी ध्यान में नहीं दिया। अच्छा, बात सुनिए सर। देखिए देशबंधु जी सवाल सुन लीजिए सर। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, बात तो सुनिए। वाराणसी सीट से हारने के बाद सुदामा पटेल ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखेबाज करार दिया है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि अन्नपूर्णा सिंह का समर्थन बीजेपी के कार्यकर्ता तो कर ही रहे थे, बीजेपी के कई पदाधिकारी भी कर रहे थे। जैसा कि आपने कहा कि वाराणसी सीट पर सुदामा हारे और कार्यकर्ताओं के उन्होंने बयान मैंने सुना नहीं, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं इससे पहले 2-3 बच्चों में बैठ के आया हूँ, तो उनका क्या बयान रहा अभी मैंने सुना नहीं। तो उसकी बात को, सुनी सुनाई बात को जब तक मेरे संज्ञान में नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँ। और रही बात वाराणसी की तरह हम सहारे, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल पे आपके खुद ही दर्शकों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हार रहे, हार के क्या कारण रहे, उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। अभी सुदामा सिंह ने क्या कहा या वहाँ क्या रहा या हार के हमारे क्या कारणात रहे, बिना उसकी समीक्षा किए या उसके बारे में जब तक मुझे कुछ जानकारी न हो तो उस पर मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं हो। निशान ठाकुर जी, आप जनता से दूर होते जा रहे हैं सर। जनता के जितना करीब आपको जाना चाहिए था, आप उससे कहीं ज्यादा दूर हो गए हैं और यही वजह है कि ये खाई अब बढ़ती जा रही है और आपके लिए सत्ता एक सपना होता जा रहा है। निशांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ऐसा सवाल जरा दोबारा बताइए। मेरा सवाल ये है, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे थे कि आप लोग जनता से दूर हो गए हैं, जनता के बीच में आपको रहना चाहिए था, जनता के साथ आपको रहना चाहिए था, वो गैप आप लोगों ने बढ़ा दिया और इसलिए अब ये खाई भी बढ़ती जा रही है और सत्ता समाजवादी पार्टी के लिए सपना बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथी का यह कहना गलत है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाया समाजवादी पार्टी के बड़े हुए ग्राफ ने ये बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया है और सब लोग जानते हैं कि 3% से अधिक हमारा वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और 2.5 गुना से अधिक विधायक बढ़े हैं। जनता ने संघर्षवादी पार्टी को अगर संघर्ष का आदेश दिया है तो संघर्ष करेगी, लेकिन ये दिखाया है बड़े हुए ग्राफ ने कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए रथ को घटाया जा सकता। आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं पाए थे, लेकिन मैं फिर भी आपसे जवाब चाहती हूँ कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है? जब आप सत्ता में थे तो क्या लोग आप तक इतनी आसानी से पहुंच पाते थे? उसके बाद जब आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला तब भी आप लोग क्या पहुंच पाए? अखिलेश यादव कितनी बार मिले लोगों से? अखिलेश यादव कितनी बार गए जनता के बीच में? अखिलेश यादव वो जन नेता हैं जो पार्टी कार्यालय पर आए हजारों लाखों की तादाद में लोगों से मिलते हैं। आपने रथ यात्राओं में भी देख लिया होगा, रात के 2-2, 3-3, 4-4। तो आप चुनाव जीतेंगे तो आप रथ क्या पता नहीं कौन कौन सी यात्रा निकाल लेंगे। रथ यात्रा, तिरंगा यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, ये तो चुनाव जीतना है आपको, तब तो ये यात्राएं निकाली जाएंगी ना सर। मैं बाकी के दिनों के बारे में पूछ रही हूँ। जब लोग परेशान होते हैं, जब लोगों के सामने समस्याएं होती हैं, तब क्या लोग आप तक पहुंच सकते हैं? क्या अखिलेश यादव उस बीच लोगों के साथ जाते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं? क्या वो वाकई में जननेता हैं? संघर्षवादी नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, यह इस बात का सबूत है कि संघर्ष के प्रति समाजवादी पार्टी को जो आदेश हुआ जनता का, इस पर चलकर सदन से लगाकर जनता के दरबार पर संघर्ष कर रही है। बढ़ती हुई महंगाइयों पर संघर्ष कर रही है। जितने भी नीतियां हैं उन पर छात्रों के हित में छात्रों के साथ मारपिटाई का मामला हो या बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो, जो जनता को समाजवादी पार्टी ने आदेश किया है संघर्ष का, उन्हीं नीतियों पर। चलिए ठीक है निशांत जी, चर्चा जारी रखेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जश्न का माहौल नजर आएगा, क्योंकि 33 सीटें एमएलसी की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई है
और 27 की बात करिए, 27 में 24 सीटें गई हैं। 3 सीटें निर्दलीय गई, एक राजा भैया के पास, जनसत्ता दल के पास, और 2 निर्दलीय सीटें कहीं न कहीं उन्होंने जीती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 33 सीटें जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव में भी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एमएलसी चुनाव में पूरा सूपड़ा साफ हो गया है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में हालांकि उनके विधायकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन एमएलसी चुनाव में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है। और जश्न का माहौल जहां भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा था, वहीं समाजवादी पार्टी में इस समय निराशा का माहौल दिखाई पड़ रहा है और पूरी तरह से सन्नाटा है। क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने दावे किए थे कि हम सीटें सबसे ज्यादा जीत कराएंगे एमएलसी की, लेकिन जिस तरह की रिजल्ट सामने आया तो उसमें जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ये वजह क्या मानी जाए जितेंद्र? क्या वाकई में आपसी कलह एक बड़ी वजह रही कि पार्टी एकजुट नहीं रह पाई और उसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है, या जनता के बीच में अभी तक समाजवादी पार्टी ढंग से नहीं पहुंच पाई है, ये भी एक बड़ी वजह रही है? क्या कुछ वजह मानी जा सकती है फिलहाल? देखिए, 17 में ये पहली चीज तो ये कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसकी सरकार होती है उसके सबसे ज्यादा एमएलसी चुनाव जीतते हैं। लेकिन दूसरी वजह जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही कही कि समाजवादी पार्टी में आपसी कलह की बात, जिस तरह से शिवपाल यादव ने मतदान किया और शिवपाल यादव की आने के बाद जिस तरह से मीडिया में बयान आए थे कि जल्द ही हम जीतेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं सियासी मतलब भी कुछ और था और सियासी मतलब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। क्योंकि शिवपाल यादव के कहा जा रहा है कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं और जो क्या डिप्टी स्पीकर के तौर पर भी इनको शामिल किया जा सकता है। तो वो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव इतने सालों के बाद 17 के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी में हालांकि वापसी हुई, लेकिन आपसी कलह कहीं ना कहीं कम नजर नहीं आ रही है। और शिवपाल यादव को जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं मिली, क्योंकि शिवपाल यादव ने बात कही कि विधायक दल की बैठक हो या अन्य पार्टी के कोई भी काम, तो शिवपाल यादव को उसमें नहीं बुलाया गया। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान सामने आए थे कि वो सहयोगी दल के रूप में है, तो सहयोगी दल में उनको बैठक में बुलाया जाएगा। तो ये आपसी कला का हमें लगता है कि कहीं बिल्कुल अलग नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी में जो कहा सकता है कि आपसी कलह बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि उसी की एक वजह भी हो सकती है। और जनता की बात की बात की जाए, क्योंकि 17 से पहले जो उनके पक्ष में उनकी सरकार से 12 से 17 बीच में जो सरकार थी, उसमें हालांकि उनके भी एमएलसी जाता थे। मौजूदा समय में 17 एमएलसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 वजह हो सकती है कि एक परिवार और दूसरी जिसकी लाठी उसकी बैग, या यूं कहे जिसकी सत्ता होती है उसके सबसे ज्यादा एमएलसी जीतते हैं। दीपक जी, शिवपाल यादव का फैक्टर वाकई में इतना मजबूत है कि सपा का सूपड़ा ही साफ हो गया? देखिए, आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि शिवपाल यादव जी की वजह से ये समाजवादी की सीट नहीं, कई और भी फैक्टर हैं। देखिए, बीजेपी बहुत इस समय एग्रेसिव हो, थोड़ी चीज है। और विपक्ष जो है, विपक्ष पूरी तरह से जनता से कट चुका, चाहे कांग्रेस हुआ, चाहे बीजेपी, एसपी, पूरी गायब है। और जब आप जनता से नहीं जुड़ते, देखिए प्रजातंत्र में जब आप जनता से नहीं जुड़ते हैं तो आप कितनी बड़ी आपकी चुनावी रणनीति अच्छी हो, बहुत ही आप मजबूत पार्टी हो, बहुत नेतृत्व आपका बहुत अच्छा संगठन हो, उसके बाद भी जनता जो है आपको एक वार्निंग देती है। आप देखिए विधानसभा इलेक्शन में क्या हुआ, आपको बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 1 से 11 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की। इसका भी एक रीजन है कि बीजेपी के जो विधायक थे पहले, वो जनता के बीच नहीं जा सके 5 साल। तो बीजेपी के आप जनता ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया कि आप देखिए आपकी जो नीतियाँ अच्छी रही 5 साल में, जो एक भी तरीके ने हुए कानून करता है, डायरेक्ट बेनिफिट मिला उनको, गरीबों को, तो उसका इनाम दिया। लेकिन एक वार्निंग भी कि आप जनता से नहीं जुड़ेंगे तो हम एक 111 सीट जो है समाजवादी पार्टी को देखेंगे, एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी। तो आज की विपक्षी दलों को सभी राजनीतिक पार्टी दलों को सीखना होगा कि आप जनता के बीच है, जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनका समाधान करने के लिए तभी आप पार्टी आप जीत चुनाव में जीत सकते हैं, नहीं तो ऐसी तरह जो है शुक्ला साफ होता है। निशांत जी, निशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, बताइए। आपने पार्टी ने बताया कि ऐसा शिवपाल यादव जी का या माननीय किसी बड़े नेता का या किसी समाजवादी पार्टी के पोस्ट का इस तरीके की कोई भी किसी भी तरफ से, शिवपाल यादव की तरफ से की बात हो या आजम खान साहब की बात हो, उन्होंने स्वयं बाहर आकर इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं थी कि मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ हूँ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ जानना चाहता हूँ। ये सब मनगढ़ंत सुनी सुनाई कहानियां चल रही है
ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश प्राप्त हुआ, इन्हें महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। अगर सरकार आई है तो सरकार को जनता के अनुसार चलाना चाहिए। इधर उधर की बातें सिपाही आलम क्या कर रहे हैं, आजम का साहब क्या कर रहे हैं, इस बात से ना, इस बात मुद्दों को ना भटकाते हुए सब जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और विकास पर ध्यान देना चाहिए और बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। देशबंधु जी, आपको सलाह मिल रही है कि जब आपको पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने का मौका मिला है तो महंगाई और बेरोजगारी पर आप काम करना शुरू कर देंगे जल्द से जल्द। अभी तो आप देश ने कहा, देखिए गोपाल जी अपने अखिलेश से चाहता है समाजवादी पार्टी के बहुत बेकार है और क्या संगठन क्या बोला यादव संगठन से चलता उत्तर प्रदेश के हर जिले में उनका और संगठन में उनकी काफी अच्छी पकड़ रही। इसीलिए आपने देखा माननीय मुलायम सिंह के बाद वो सरकार में नंबर 2 पर और उनका कहीं भी अनुभव का लाभ नहीं बजाय सबका समय समय पर माननीय अखिलेश सिंह ने अपमानित किया। आपने देखा कि चुनाव से पहले उनको 100 सीटों का वादा किया, मुख्य बैठकों में उनका न देना, चारक प्रचारक होते हुए भी कहीं चुनाव सभा में उनको सम्मान नहीं दिया जाता। इसके अलावा बिहार के बहुत सारे कारण होते हैं। और दूसरा आपको बता दें, चुनाव में जीत हार होती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, हम भी बहुत सालों तक विपक्ष में बैठे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने का मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित से जुड़े मुद्दों कभी पीछे नहीं रही, चाहे सड़क हो चाहे सदन। इससे पहले हमारे प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे हमारे प्रदेश, हम लोग अनेकों वर्षों तक 15 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का शासनकाल जनता ने देखा और आपने देखा इनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा जनता त्रस्त हो गई। जनता भय, बेरोजगारी, लूटपाट और आतंक के डर के साए में जीती और इसी कारण जो है 2073 के चुनाव में पूरी तरह यह हारे और उसके बाद 2019 में इन्होंने फिर 2 युवा राजकुमारों की जोड़ी का साथ बना। ये महागठबंधन भी था, आपने देखा होगा केंद्र में कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई। पिछले 32 साल में जब चुनाव आते हैं तब उत्तर कांग्रेस के राजकुमार और श्रीमती प्रियंका गांधी वगैरह उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं, उसके बाद ये कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो जनता से इनका जुड़ाव नहीं है कि चुनाव को केवल इवेंट मैनेजमेंट समझते हैं और चुनाव इवेंट मैनेजमेंट नहीं, चुनाव एक लोकतांत्रिक पर्व है और इसमें जनता जनार्दन 5 साल में आपके किए गए एक एक पल का हिसाब लेती है। और देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे देश, अब जनता इतनी बुद्धिमान हो गई है वो देखती है कौन सी पार्टी जनता के हित के मुद्दों को सुलझा रही, कौन सी पार्टी के हाथ में कानून व्यवस्था सुरक्षित, कौन सी पार्टी देश और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा। और जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद एक बार नहीं, आपने देखा होगा 2014 से लेकर पिछले 4-5 चुनाव में और अनेकों राज्यों में हमें आशीर्वाद देकर यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाती रही, जनता से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान करने के हम निरंतर प्रयत्नशील। चाहे आपने अयोध्या जैसा विवादास्पद मामला हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 का समाप्त, आपने देखा हर एक विवादास्पद मुद्दे को, चाहे इतने वर्षों तक धारा 370 कांग्रेस के राज्य में समाप्त नहीं किया, या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर निर्णय नहीं हो सकता, इन्होंने तो श्री राम भगवान के अस्तित्व पर नामो निशान लगा दिया। आप देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिखा राम एक और कल्पित दर्शन, चाहे धर्म का मुद्दा हो या केवल भटकाव दिलाना, नकारात्मक राजनीति करना और जनता जनार्दन से बाकी समय समय सत्ता की लोलुपता के कारण भ्रष्टाचार तक के आतंक में डूबे, चाहे केंद्र की कांग्रेस सरकार हो चाहे प्रदेश में सपा बसपा सरकार, इन्होंने प्रदेश में खासकर देश को अवनति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। अब हमारे डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश में दोनों समान संभाल लिए और ये विधान परिषद के चुनाव इसकी जनता जनार्दन के आशीर्वाद को मैं सर माथे लेता हूँ और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करी। और आगे देखिए हम जनता जनार्दन के मुद्दों पर आगे रहेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जरूर बने। ठीक है,
जितेंद्र, ऐसा कहा जा रहा है कि वाराणसी सीट पर जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी उम्मीदवार की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कि कहा जा सकता है कि नाराजगी, क्योंकि नाराजगी एक बड़ी वजह भी हो सकती है और कहा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में अगर एमएलसी सीट हारना तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी जरूर नजर आएगी और शायद इस नाराजगी की वजह से ही वहां पर बनारस की सीट हारे होंगे और कहीं ना कहीं जो ये 3 सीटें भी कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गई, तो एक नाराजगी वजह भी हो सकती है और साफ तौर पे कहा जाता है कि नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द दूर करने का, क्योंकि हालांकि एक सीट से या कहे से कि बनारस की सीट से भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और चुनाव इस तरह का एमएलसी सीट वहां पर जाना तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होगा, क्योंकि बनारस की सीट हारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक नाराजगी जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही कही। नाराजगी वजह हो सकती है, प्रधानों की नाराजगी वजह हो सकती है, ब्लॉक प्रमुखों की नाराजगी वजह हो सकती है, तो एक नाराजगी की वजह से ही ये चुनाव हारे होंगे बनारस में। और किस तरीके से पूरे जो जातिवाद समीकरण है वो साधे गए हैं जितेंद्र, क्योंकि ठाकुरवाद तो यहाँ पर भी अभी नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहे या अन्य दलों की बात भी करे तो विधानसभा चुनाव में जाति समीकरण बिल्कुल जाहिर सी बात नजर आया है और जाति समीकरण के आधार पर भी इस बार चुनाव हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव होंगे वो चुनाव जाति समीकरण के बिना हो ही नहीं सकते था और बिना जाति समीकरण के आधार पर ही, चाहे समाजवादी पार्टी हो उसने टिकट दिए, भारतीय जनता पार्टी हो उन्होंने भी टिकट दिए, तो जाहिर सी बात है कि जाति समीकरण के आधार पर भी उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा होगा। और सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि एमएलसी के चुनाव में ठाकुरों का ये कह सकते हैं कि बोलबाला, इसमें टिकट भी ज्यादा एमएलसी इसमें बनाए गए तो ठाकुरों का बोलबाला, लेकिन बाहुबली जिस तरह से ब्रजेश सिंह हारे वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, वो भी हारे, तो जाहिर सी बात है कि वजह क्या हो सकती है, तो अभी थोड़ा सा उस पर मंथन करेगी भारतीय जनता पार्टी, मंथन के बाद साफ हो पाएगा क्या वजह। ठीक है दीपक जी, एक बात है, यहाँ पर बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने से पहले ही मना कर दिया था, तो क्या ऐसे मान लें कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों ने अब हार मान ली है और आने वाले वक्त के लिए भी ये कोई अच्छे संकेत नहीं है सर कि विपक्षी दल अगर इसी तरीके से पहले ही हार मारना शुरू कर देंगे? देखिए, बातें तो अच्छी संकेत नहीं है जहाँ छोटी छोटी पार्टियां, देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी और एक बीएसपी भी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, दोनों पहले वो हार मान, ये चीज तो अच्छी नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी है, देखिए वो भी कहीं अपने से कनेक्ट नहीं हो पाई। अभी जो बीजेपी के देशबंधु जी बोल रहे थे, तो जितने बोला तो विपक्षी पार्टियों के बारे में बोला, तो जी तो हर जगह है, बीजेपी भी रहेगी। आज बीजेपी जीत के उसमें रथ पे सवार है और यात्रा चल रही है, इसलिए चीजें आज पॉजिटिव होती जा रही है, लेकिन आज हर पार्टी नहीं जीत। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि श्रीलंका पाकिस्तान का क्या हाल है, तो देखिए आप जहाँ की स्थिति अच्छी वहां से आप श्रीलंका नहीं बना सकते भारत के कारण, तो आप इस तरह की बातें नहीं कीजिए कि हम श्रीलंका में खराब है, इसलिए आप कीजिए कि नहीं, तो बहुत अच्छे होते कंपेयर करना तो अच्छी जगह से। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी को एक मैंडेट मिला हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने महंगाई के बारे में नहीं बोला कि हम महंगाई किस तरह कम करेंगे, बेरोजगारी के वो किस तरह से दूर करेंगे। तो आप समस्याओं को सुलझाने की कोशिश, देखिए कश्मीर निपट गया, अयोध्या मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, आपको जनता जिता दिया, लेकिन आज भी जनता जो ग्रस्त है बेरोजगारी महंगाई से, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इस पे भी एक रोड मैप जो है देने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 से 11 सीटें जनता दिया है, तो वार्निंग भी दिया। पर बात ये है ना दीपक जी कि अभी से जो विपक्षी दल हैं वो हार मानकर बैठने लगे हैं। अब आने वाले चुनाव में देखिए ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ऐसा हम आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी पार्टी पर, लेकिन ये साफ तौर पर दिखता है कि आप किस तरीके से एक ही पार्टी का फिर दबदबा कायम होने लगेगा, उसके बाद चीजें और भी खराब हो सकती हैं, मनमानी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, खासकर मजबूत विपक्ष का, और अभी मजबूत विपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जी आपने सही कहा, देखिए आज उसी का फायदा जो है ये सत्ता पक्ष ले रहा है, बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि जितना विपक्ष है एक तरह से बिखरा हुआ है। सबसे बड़ी चीज एक जो संगठन पहले हुआ करता था पार्टी का, वो न कांग्रेस का रह गया, न बीएसपी का रह गया, और समाजवादी पार्टी भी ठीक है, अखिलेश जी जो है बहुत ही एक्टिव है, युवा नेता है, काफी मेहनत करते हैं, उसकी वजह से जो समाजवादी पार्टी जो है आज तक अभी समाजवादी पार्टी के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो पहले अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करे?
नहीं, सही बात है। देखिए, जितने अंतर्कलह है, आप देखिए, आप तो राजनीतिक पार्टियां जो है आज जो है, आप समझौतों की राजनीति हमेशा समझौतों पे चलती रही है। तो आप जितने जो लोग हैं आपकी पार्टी में, शिवपाल यादव जी हुए और भी जितना, उनको आप आपस में मिलाने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज आप जनता के बीच में चाहिए। आप 111 आपके पास सीटें विधायक जीत के आए हैं, तो बहुत बड़ी चीज, बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि यूपी की जनता ने आपको एक मौका दे दिया है। अगर बीजेपी कहीं गलती करती है तो अगले वाले चुनाव में आपको जिताएगी। तो आप जनता के बीच, जनता की समस्याओं को समझिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको आप उजागर कीजिए। सरकार जो सत्ता पक्ष है उससे आप लड़िए। तो ये चीज को कोशिश करनी चाहिए। देखिए, हमेशा जो राजनीति हमेशा जो है संभावनाओं का खेल है। तो आप मेहनत करेंगे तो अगले इलेक्शन में आप ही सकते हैं। जी ठीक है निशांत जी, ये तमाम सुझाव माने जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से? जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने संघर्ष पे काम कर रही है और काम करती आई है, क्योंकि जनता ने जो आदेश दिया है उसका पालन है, सराखों पर काम करेगी और काम करती आई है। ठीक है ना, ये मनगढ़ंत की बातें हैं, इधर उधर की बातें, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी से छुपा नहीं है कि विकास कितने बुरी तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कितने बुरी तरीके से अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था शर्मा रही है। यानी कि आप ये बात साफ तौर पर नकारते हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी है या फिर आंतरिक कलह है। शिवपाल यादव के बारे में जो भी लगातार बातें चल रही है वो एक तरीके से सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये आप कहना चाहते हैं निशांत जी? देखिए, आप इंतजार करिए, इंतजार, अगर ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, 101% इस तरीके का कुछ भी नहीं है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग हम लोग भी जानते हैं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो इधर उधर की बातें आ रही है निकल के। ना ही शिवपाल यादव जी ने कोई ऑफिशियली कमेंट किया है, ना ही समाजवादी पार्टी ने, ना ही किसी अन्य व्यक्ति ने ऑफिशियली कमेंट किया है। ठीक है, ना ही आजम खान साहब की अगर आप बात करते हैं, ना ही उनकी तरफ से निजी कोई कमेंट आया है। ये जो बातें चल रही है सब तरफ ओनली कार्यकर्ताओं की तरफ से चल रही है। कोई भी कार्यकर्ता निजी तौर पर क्या कह रहा है उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। चलिए देशबंधु दीक्षित जी, एक बात तो साफ है सर कि अभी संगठन मजबूत करने पर समाजवादी पार्टी का ज्यादा फोकस होगा नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनका संगठन पहले से मजबूत है। तो आने वाले समय में आप किसी तरीके से बेलगाम ना हो जाएं, उसके लिए समाजवादी पार्टी हर वक्त सड़कों पर नजर आएगी। बिल्कुल आएगी, जैसे समाजवादी देशबंधु जी से मेरा ये सवाल है निशांत जी, देशबंधु जी से मेरा ये सवाल है। दीक्षित साहब, देखिए, आपने जो कहा, सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी को एक मेरी सलाह है मुझे, पहले आदमी को अपना परिवार संभालना चाहिए। चाहे चाचा की नाराजगी हो, चाहे बहू श्रीमती अपर्णा यादव की नाराजगी। सबसे पहले जब परिवार में कलह आती है और वो परिवार की कलह जब टूटती है ना, तो उसका पूरा पूरा जो छाया है और प्रति छाया है वह पार्टी में भी दिखती है। अगर हम अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं और उसको नेतृत्व नहीं दे पा रहे, देखिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जो है अब इतनी समझदार है, वो समझ जाती है जब परिवार में ही एक दूसरा नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो प्रदेश को एकजुट और विकास की बात करना मिथ्या होगी। और रही बात दूसरी बात, हमें सबसे पहले हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और सभी इसकी जिम्मेदारी है। देखिए, जहाँ बड़ों का अनुभव, चाहे चाचा शिवपाल हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह और भी समाजवादी पार्टी में बहुत शीर्ष नेतृत्व है, हमें बड़ों का आशीर्वाद और उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और साथ ही साथ युवाओं का जोश भी लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जहाँ तक हमारे समाजवादी मित्र ने कहा और दीपक जी ने कहा, देखिए हमें जरूर नहीं है, चीज को हम जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं और जनता जनार्दन का ये जो आशीर्वाद है इसको सर माथे पे लेते हैं। यह जीत हमें जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाती है और भारतीय जनता पार्टी का देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व इस जिम्मेदारी को पूर्णतया निभाएगा। यह आपके प्रतिष्ठित चैनल पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूँ और आने वाले विगत वर्षों में देखिएगा देश और प्रदेश उन्नति के राह पर जैसा चल रहा है उससे बहुत आगे निकल जाए। लेकिन दीपक जी ने एक बात और कही थी कि महंगाई के मसले पर अभी भी पार्टी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इसकी तरफ कोई कार्य किया जा रहा है। देखिए, महंगाई का मुद्दा है, यह एक समस्या है, लेकिन आप देखिएगा हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और देश और प्रदेश में अनेक उपायकारी योजनाएं चल रही है जिसके द्वारा देखिएगा आने वाले विगत कुछ सप्ताहों में भी महंगाई जैसे मुद्दे पर भी हम निजात पाएंगे और जनता जनार्दन को महंगाई से मुक्त। जितेंद्र, वजह क्या मान रहे हैं आप? जितेंद्र, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जनता के बीच में भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का जो इतना विश्वास बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी बड़ी वजह आप क्या समझ रहे हैं? प्रश्न मुझसे पूछा आपने?
नहीं, ये हमारे संवाददाता जितेंद्र से सवाल है सर। ने देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक वजह कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई थी, और उसी कानून व्यवस्था से लगातार उसको बनाए हुए रखने के लिए अपराधियों पे नकेल कसने का काम, बेटियों की सुरक्षा की बात, जो भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में बात कही थी, उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरकरार रखा। और सबसे सीध जो लॉकडाउन जैसी घटनाएं हैं, ये कई मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव वापसी की एक मुद्दा कहा जा सकता है कि राशन वितरण, वो भी बड़ा वजह हो सकती है। और संगठन जिस तरह की रणनीति बनाता है भारतीय जनता पार्टी का, इस संगठन की मजबूती भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि संगठन में एकाग्र करके उतारना, जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ा वजह हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में जो थी वो कानून व्यवस्था थी। लेकिन हालांकि दोबारा वापसी में है, और जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, और जो तमाम चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उन पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन एक वजह एक साफ है, उसमें बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। और बुलडोजर को लेकर, क्योंकि अभी जब से बुलडोजर दोबारा चलना शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है जितेंद्र। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कई गरीबों की कुटिया, दुकान और मकान भी ध्वस्त किए जा रहे हैं इस बुलडोजर की आड़ में। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी कि ऐसी घटना हुई है, और के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया था और साफ तौर पे कहा कि जो माफिया है, भूमाफिया है, उन पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलेगा। और जो गरीबों की झोपड़ी, उनको भी छुआ ना जाए, अधिकारियों को कह दिया, निर्देश दे दिया कि उसको छूने का काम ना किया जाए। नाजायज किसी की कोई भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम नहीं, क्योंकि तस्वीरें सामने आई थी। और जो बात निशांत जी समाजवादी पार्टी में जो बात कही, बिल्कुल सही, कि उसमें झुग्गी झोपड़ी भी चपेट में हटाई जा रही थी, लेकिन उनको हटाने का काम जिस तरह से सामने आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था और अधिकारी को निर्देश दिया कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, और जो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी और जो मकान है, उनको तोड़ने का काम है। केवल भूमाफिया और जो अपराधी जिन पर मुकदमे दर्ज है और जो उन पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने का काम किया गया। एक बड़ी वजह कहा जा सकता है कि 17 से 22 का जो चुनाव था, उसमें कानून व्यवस्था, और उसके बाद जो बुलडोजर काम किया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ा वजह हो सकती है। जी दीपक जी, आप क्या वजह मानते हैं सर? ऐसी कौन सी योजनाएं रही जो देखिए, सरकारें योजनाएं लाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो योजनाएं धरातल पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उसका फायदा लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे में योगी सरकार कितनी कामयाब हो पाई है अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में? जी देखिए, एक तो इनको जो डाइट राशन वाली योजना, फ्री राशन की योजना है, इससे जो है मतलब काफ़ी लोगों को फायदा मिला और पब्लिक मानती है। आप जाइए गाँव, वहाँ पे जाइए, तो इसको एक बहुत बड़ा बीजेपी का एक यूएसपी माना जाना चाहिए। तो ये पहली योजना रही है डाइट जो है, जिससे लोगों को फायदा मिला है। तो इस तरह की और भी योजनाएं जो है, जनधन की योजना रही है, और भी जो यूपी गवर्नमेंट की जो योजना रही है, तो धीरे धीरे फायदा मिल रहा है। तो देखिए, वो चीज़ अगर जनता को ये लोग टच करते हैं, कोई भी योजना टच करती है, तो उसका डायरेक्ट लाभ जो है आपको राजनीतिक पार्टियों में मिलता है। तो आप इससे वो नहीं कर सकते। जहाँ तक बुलडोजर की बात है, देखिए अभी भी ये है, जहाँ पे बुलडोजर वहीं चल रहा है जहाँ वो माफिया मतलब गलत तरह से सरकारी जमीनों को हड़पा गया है, वहाँ पे पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कॉलेजेस बनाए गए, तो वहाँ पे गिराया जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि गरीबों की जो की झपड़ियाँ जो है वो गिराई जा रही है। जहाँ गलत बड़ी तो हो सकता है वहाँ पे गिराई जा रही है, उसमें गलत नहीं, ये तो जनता को समझ रही है। तो ये देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब आप गलत कानून व्यवस्था को सही करने के लिए आप सभी जितने बड़े बड़े लोग हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं करना, चाहे बड़ा आदमी चाहे छोटा आदमी हो, उसके गलत अवैध निर्माण को गिरा रहा है। तो ये जो जनता बहुत ही एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है, उसका फायदा मिल रहा है बीजेपी को। चलिए आदेश बंधु जी, मेरा आखिरी सवाल है सर। अब जो आप एमएलसी का चुनाव भी जीत गए हैं, विधानसभा चुनाव आप पहले ही जीत गए थे, तो अब आपके लिए प्रायोरिटी में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देंगे, बुलडोजर के अलावा सर? बात की देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनता का विकास क्या हमारा सबसे पहला और प्राथमिक कार्य है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनता का विकास, सभी लोग को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा और रोजगार में, और जितने भी मुद्दे हैं वो सब दूर हो, लोगों की जिंदगी के सारी परेशानियां दूर, लोग खुशहाल और अच्छे से जीवन यापन करें, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और यही। और रही बात आप बुलडोजर की बात, क्या था कि बुलडोजर कभी चला तो आपने देखा होगा, बुलडोजर उसके घर ही चला या हमारे माननीय
के आते हैं। कानून से बड़ा और बुलडोजर उन्हीं के यहाँ उपयोग किया गया जो लोग अवैध तरह का संपत्ति। देखिए, अगर हमें सुशासन लाना है तो सुशासन में सबसे पहला कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था। आदमी अगर भय रहे, प्रेम सौहार्द प्रेम पूर्वक सभी लोग रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और गुंडा माफिया जिनके ऊपर बुलडोजर हमारा जाएगा वो देश से चलिए सर, अब जनता आप पर इतना विश्वास जता रही है तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाले समय में आप किसी परेशानी से ना गुजरने दें। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। और वहीं बात समाजवादी पार्टी की करें तो इन चुनावों में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सपा अपनी हार पर मंथन करती है और भारतीय जनता पार्टी को जो इतना विश्वास और प्यार उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।